औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट एज यू नो वेल कि हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लास्ट वाला चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, और ये इस फिज़िक्स यानी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लास्ट वाला चैप्टर था। इसके सारे टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए, इसकी सारी एग्जांपल्स हमने स्टडी कर लिए, और अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी इसी चैप्टर के अबाउट, वो थी हमारे इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल से हमने उसको स्टार्ट किया था। और अपनी पहले वाली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पहले 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, ठीक है। डिटेल के साथ डिस्कशन हुई उनके ऊपर। आई होप कि आप उनको समझ पाए होंगे। और सेम एज इट इज़ अब आज हम चलने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ। अपनी इस वीडियो में जितने न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सके उतने करेंगे। तो जो स्टार्ट करने में जा रहा हूँ इस वीडियो को, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 11.4 से, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 11.4 हम यहाँ से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे इसको हल करना। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.4 की तरफ। उसकी स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है उसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 11.4 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा और शॉर्ट सा क्वेश्चन है आपके पास। कहते हैं अ थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 300 जूल। कि थर्मोडायनामिक्स एक प्रोसेस है जिसमें उसकी कैसे प्रोसेस है, थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस करवाया जा रहा है जिसमें उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो 300 जूल डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज हो रही है। इफ एट द सेम टाइम, अगर सेम टाइम के ऊपर 120 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कि अगर 120 जूल वर्क सिस्टम के ऊपर किया जाए, फाइंड द हीट लॉस बाय द सिस्टम, कि जो हीट का लॉस हुआ था सिस्टम के जरिए वो कितना हुआ था, आपने ये फाइंड करना है। कि थर्मोडायनामिक्स में एक सिस्टम है, एक प्रोसेस करवाया जा रहा है, उस प्रोसेस की जो इंटरनल एनर्जी है, उस प्रोसेस में सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, वैल्यू बताई हुई है साथ। कहते हैं कि अगर उसी वक्त जिस वक्त ये वैल्यू डिक्रीज हो रही थी उसी वक्त 120 जूल वर्क डन भी किया जाए, तो कहते हैं हीट कितनी लॉस होगी सिस्टम से, आपने वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल मुख्तसर सा। तो गिवन डाटा में स्टूडेंट आपको बताया जा रहा है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, इंटरनल एनर्जी बराबर थी डेल यू इज इक्वल टू 300 जूल, ठीक है। इतना डिक्रीज आया, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के अंदर। फिर वर्क डन जो सिस्टम के ऊपर हुआ था वो भी बताया हुआ है, W वो था 120 जूल, ठीक है। डिक्रीज इन एनर्जी था 300 जूल यानी 300 जूल, और जो वर्क डन था फिर डिक्रीज होने के मामले में वर्क डन था, तो जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ये आपने याद रखना है। टू फाइंड आपके पास क्या था, आप इसके अंदर मालूम क्या करने जा रहे थे, टू फाइंड। तो टू फाइंड स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा था लॉस ऑफ हीट, ठीक है, हीट लॉस्ट, ठीक है। जो हीट में कमी हुई, डिक्रीज इन हीट हुआ, क्या हुआ वो आपने फाइंड करना है, यानी क्यों आप फाइंड करेंगे। आगे कैलकुलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स हम देखें आपके पास गिवन क्या क्या है। एक तो इंटरनल एनर्जी गिवन है, मतलब बताया जा रहा है किसके मतलब बात हो रही है। एक तो इंटरनल एनर्जी के मतलब बात हो रही है, दूसरा वर्क डन के मतलब बात हो रही है, तीसरा हीट के मतलब बात हो रही है। 3 चीजें हैं, तीनों में से 2 गिवन है, एक हमने फाइंड करनी है। तो ये तीनों चीजें ही स्टूडेंट्स पाई जाती हैं इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के फार्मूले में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो क्या था, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस W, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस W, ठीक है।
अभी आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, डिक्रीज हो रहा था पहले भी आपने याद रख लिया को टर्निंग पॉइंट कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई यानी -300 जूल आ गया। फिर वर्क डन हुआ था अगेंस्ट डिक्रीज इन काइनेटिक डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो जो वर्क आपके पास था वर्क डन वो भी आपके पास आया नेगेटिव में, ठीक है। अब चूंकि हीट लास्ट हो रही है तो हीट लास्ट शो ही इसी वजह से करता है कि अगर माइनस का साइन साथ आएगा तो हम कहेंगे कि हीट का लॉस हुआ है। अगर तो प्लस का साइन आ गया तो प्लस तो नहीं ये कह सकता कि हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। साथ माइनस का साइन हम इस वजह से लगा रहे हैं कि जो हमने फाइंड करना है उसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो हीट का आंसर आ रहा है वो लॉस ऑफ हीट है, ठीक है। अब अगर आप वैल्यूज को पुट करें, Q इज इक्वल टू डेल यू था आपके पास -300 प्लस W था -120, तो आपके पास क्या आएगा Q इज इक्वल टू -300 प्लस माइनस -120, तो Q इज इक्वल टू -420 जूल, ठीक है। -420 जूल ये आपके पास आ गया हीट, ठीक है, कि इतना हीट लॉस हुआ। देखिए साथ माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव साइन शोज दैट negative sign shows that loss of heat shows loss of heat, ठीक है। ये आपके पास न्यूमेरिकल था पहले वाला, जो इस वीडियो के लिए पहला था हमारे पास वो था नंबर उसका 11.4। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 11.4 के बाद आ रहा है 11.5, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। 11.5 में हमें क्या बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट को। इधर आ जाएगा 11.5, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 11.5 कहते हैं अ कार्नोट इंजन यूटिलाइज एन आइडियल गैस, कि एक कार्नोट इंजन है वो आइडियल गैस को इस्तेमाल कर रहा है। The source temperature is 227 Celsius degree and the sink temperature is 127 Celsius degree। जो सोर्स का टेम्परेचर है वो 227 और जो सिंक का टेम्परेचर है वो सिंक टेम्परेचर जो सिंक हो रहा होगा वो है 127 सेल्सियस डिग्री। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। फाइंड द हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, हीट भी फाइंड करेंगे जो सोर्स को प्रोवाइड की गई, सोर्स ने प्रोवाइड की और सिंक को प्रोवाइड की गई। व्हेन 10,000 जूल और ऑफ वर्क इज डन, कि जब 10,000 जूल वर्क डन हो, इस केस में आपके पास आपने क्या मालूम करना है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन मालूम करेंगे, हीट ऑफ इनपुट मालूम करेंगे, हीट रिजेक्टेड टू सिंक वो फाइंड करेंगे। यानी तीन चीजें हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, Q1, Q2 और ईटा जो कि आपके पास ही एफिशिएंसी वो कैलकुलेट करेंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ईटा भी बिल्कुल आसान है, उसके बाद हीट आपने निकालनी है दोनों के लिए, वो भी सिंपल होगी। तो चलते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में हमें बताया जा रहा है गिवन डाटा में स्टूडेंट कहते हैं एक तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स है जिसको मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, टेम्परेचर इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 227 सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू 227 प्लस 273 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 500 केल्विन टेम्परेचर, जो कि आपके पास आ T1 500 केल्विन आ गया। फिर टेम्परेचर T2 था इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 127 सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू 127 प्लस 273 इज इक्वल टू 400 केल्विन। ठीक है, ये स्टूडेंट आपके पास आगे दोनों टेम्परेचर्स। फिर वर्क डन क्या था, वर्क डन वो था आपके पास W इज इक्वल टू 10,000
जूल, ठीक है, 10,000 जूल वर्क डन हुआ। तो इस केस में आपने हीट भी फाइंड करनी है, हीट ऑफ इनपुट, हीट ऑफ आउटपुट या हीट ऑफ रिजेक्टेड, और उसके साथ बाद एफिशिएंसी। अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या किया, आपके पास गिवन डाटा में थे दो टेम्परेचर्स, दोनों ही सेल्सियस डिग्री में थे। सेल्सियस डिग्री में से हमने उनको कन्वर्ट कर दिया केल्विन के अंदर। केल्विन जो कि आपके पास टेम्परेचर का बेस यूनिट है, उसके अंदर हमने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद आपके पास एक और चीज थी वर्क डन, वो भी स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन थी। स्टेटमेंट के अंदर से वर्क डन आपने लिखा, W आपके पास आ गया ये वैल्यू। अब नेक्स्ट आपने जो फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर, टू फाइंड क्या आएगा उसको देखते हैं। टू फाइंड गिवन तो सिर्फ यही था आपके पास, दो टेम्परेचर और एक वर्क डन। टू फाइंड में स्टूडेंट कहते हैं आपने एक तो फाइंड करनी है नंबर 1 एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा के साथ, आप ये फाइंड करेंगे। नंबर 2 आप फाइंड करेंगे इनपुट हीट, हीट इनपुट इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू आप फाइंड करेंगे। और नंबर 3 के ऊपर बच्चों आपने फाइंड करनी है हीट रिजेक्टेड, टू सिंक। जो सिंक को हीट प्रोवाइड की गई वो थी Q2, ये भी आपने फाइंड करनी है। तीन चीजें गिवन है और तीन चीजें ही आपने फाइंड करनी है, ठीक है, तीन चीजें मौजूद हैं, तीन चीजें आपने फाइंड करनी है। तो न्यूमेरिकल का ये जो गिवन डाटा था और जो टू फाइंड था वो आपके सामने है। आगे इसको देखते हुए हमने मालूम करना है, सबसे पहले हम देखते हैं ईटा यानी एफिशिएंसी क्या आएगी। वो हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि एफिशिएंसी के फार्मूले में हमें सिर्फ टेम्परेचर चाहिए होती है और दोनों ही टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है। तो सिंपल ईटा निकालना बहुत आसान काम है। हम सबसे पहले ईटा को फाइंड करते हैं। कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन सबसे पहले आपके पास आएगा एफिशिएंसी। एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ये आपके पास ईटा का फार्मूला आ जाता है। मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आप परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो आप 100 साल लगा देंगे, अगर आप सिंपल निकालना चाहेंगे तो आप परसेंटेज को 100 को रिमूव कर देंगे, तो आपके पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ईटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज, T2 आपके पास था 400 डिवाइडेड बाय T1 था आपके पास 500। ये 1 किस ओवर, साथ ओवर नहीं है, 1 अलग है, T2 ओवर T1 अलग चीज है, साथ आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय। अब अगर आप इनका एलसीएम लें स्टूडेंट्स, एलसीएम लेने से क्या होगा, 500 एलसीएम इनका आ गया, इधर आपके पास आ जाएगा 500 माइनस 400। अब अगर इनको आप सॉल्व करें तो आपके पास ईटा का आंसर आएगा 500 में से 400 माइनस करें, आंसर आ जाता है 1 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 500। तो 101 टाइम और 105 टाइम इज इक्वल टू 1 ओवर 5। ठीक है बच्चों, 1 ओवर 5, और साथ साथ आपके पास आ रहा था मल्टीप्लाई 100 इधर भी, और मल्टीप्लाई 100 इधर भी, और मल्टीप्लाई 100 इधर भी। तो ईटा इज इक्वल टू 1 ओवर 5 आ रहा है। 1 ओवर 5 को अगर आप ये देखिए 5 1 टाइम और 5 20 टाइम, फिर 20 को 1 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 टाइम 1, तो आंसर आ जाएगा ईटा का या एफिशिएंसी का जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो आंसर आपके पास आएगा 20%। ठीक है, 20% आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई एफिशिएंसी, पहली वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, एक चीज आपके पास आ गई, और फर्दर आपके पास दो चीजें अभी रिमेनिंग है, हीट इनपुट और हीट आउटपुट। ठीक है, अब टू फाइंड Q2, ठीक है, टू फाइंड Q1, टू फाइंड Q1 कि जब आपने Q1 फाइंड करना है तो क्या करेंगे,
कहते हैं एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट वर्क ओवर इनपुट हीट। ठीक है, एफिशिएंसी के दो फार्मूले, एक तो हमने ये पढ़ा अभी, एफिशिएंसी का एक और फार्मूला भी है। एफिशिएंसी यानी ईटा इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। ये फार्मूला भी हमने चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था कि जो एफिशिएंसी स्टूडेंट्स होती है, एफिशिएंसी बराबर होती है ईटा के, उसके दो फार्मूले थे। एक तो हमने ये वाला फार्मूला लगा के एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया, दूसरा हमने किया वर्क आउटपुट और इनपुट हीट इनपुट, यानी आउटपुट वर्क ओवर या डिवाइडेड बाय इनपुट हीट। तो आपके पास वो भी किसके बराबर आता है, एफिशिएंसी के। चूंकि आपने निकालना, अगर वैल्यू के सिंबल्स पुट करें, ईटा का सिंबल एज इट इज वर्क आउटपुट यानी वर्क डन W डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। तो इनपुट हीट को हमने कहा हुआ है कि वो थी आपके पास Q1। तो अब आप Q1 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, Q1 अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो Q1 के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, Q1 आपके पास ये फार्मूला बनेगा, Q1 इज इक्वल टू ईटा, और Q1 की सिर्फ और सिर्फ आप जगह चेंज कर देंगे, W डिवाइडेड बाय ईटा। ये आपके पास फार्मूला बन गया। ठीक है, अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, Q1 को आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू W था आपके पास 10,000 डिवाइडेड बाय ईटा था आपके पास 20%। तो परसेंट को खत्म करें तो आंसर नीचे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 100। ठीक है, परसेंट को खत्म करें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू 20/100। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं 20/100। ठीक है, 1/5 फिर भी आंसर बनता है। तो मैंने क्या किया, ईटा की जगह 20/100 लिख दिया विदाउट परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के अलावा। तो अब 100 थर्ड ओवर के नीचे आ रहा है तो आप सबसे ऊपर लेकर जाएंगे इसको, यानी Q1 इज इक्वल टू एक 10,000, ये 100 सबसे ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ये डिवाइडेड बाय 20। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा आपके पास, Q1 इज इक्वल टू, ये सिफर इस सिफर के साथ कैंसल आउट हो गया। ठीक है, क्या होगा, 10,000 में एक सिफर का इजाफा करेंगे, यानी 10,000 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप इसको सिंपल कटिंग करें, 2 1s और 2 50 टाइम्स साथ उतने सिंपल लगा लें, तो आपके पास Q1 का आंसर आएगा 50,000 जॉब। ठीक है, जो हीट इनपुट हो कर रहे थे, जो हीट प्रोवाइड की जा रही थी, इनपुट हीट थी स्टूडेंट्स, वो आपके पास आ रही है 50,000 जॉल, विच कैन बी रिटन एज विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 4 जॉल। Q1 ये आपके पास आ गया। दोनों में से कोई सा भी आंसर आप रख लें, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट कहते हैं टू फाइंड Q2। जब अगर आपने Q2 फाइंड करना हो, टू फाइंड Q2। ठीक है, अगर आप Q2 को फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, Q2 के लिए स्टूडेंट कहते हैं W बराबर होता है चेंज इन हीट। ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी का जिक्र ना किया जाए तो W बराबर था हीट की, हमने ये न्यूमेरिकल के अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, यानी W इज इक्वल टू चेंज इन हीट। तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपने फाइंड क्या करना है, Q2, इधर से ये इधर आके प्लस का Q2 इज इक्वल टू W की जगह ले ली Q2 ने और Q2 की जगह ले लेगा W, बाकी साइन भी सारे उधर ही रहने दे, Q1 माइनस W। अब Q2 इज इक्वल टू Q1 आपके पास आया ये 50,000 माइनस W था आपके पास 10,000। ठीक है, सिंपल वैल्यूज है, बिल्कुल सिंपल सी आसान सी कैलकुलेशन में करके बता रहा हूं आपको। ठीक है,
Q1 स्टूडेंट टू फाइंड Q2 के लिए आपके पास जो फार्मूला था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी मस्ट बी केप्ट जीरो। ठीक है, इंटरनल एनर्जी मस्ट बी जीरो। जब इंटरनल एनर्जी जीरो हो, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई भी इंटरनल एनर्जी का जिक्र नहीं किया जा रहा, तो आप क्या करेंगे, W इज इक्वल टू डेल क्यू के इक्वल आ जाएगा। डेल क्यू बराबर यानी चेंज होगा तो फर्क आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 1 में से 2 को निकाल लें। ठीक है, तो Q2 और W इन दोनों की जगह को इंटरचेंज कर दें। ठीक है, रिप्लेस कर दें इन दोनों की जगह को। Q1 हमने निकाला था 50,000, W आपके पास स्टेटमेंट में गिवन था 10,000, तो 50,000 में से 10,000 निकाल दें तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर बचेगा 40,000। साथ आ जाएगा एनर्जी का या हीट का यूनिट जॉल। और 40,000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 4, साथ आ जाएगा जॉल। और ये दोनों आंसर ही एक्सेप्टेबल है, आप दोनों में से कोई सा एक आंसर रख लें। ठीक है, दो आंसर आ गया आपके पास, 40,000 जॉल या 4 इंटू 10 की पावर 4 जॉल। सेम इसी तरह 50,000 जॉल या 5 इंटू 10 की पावर 4 जॉल। ये दोनों आंसर आपके पास आगे हीट के लिए, जो आपने हीट इनपुट प्रोवाइड की और वो वाली हीट जो इजेक्ट हुई थी, ठीक है, रिजेक्ट हुई थी किसको, सिंक को, यानी कोल्ड बॉडी को जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो वाली। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.5, जो कि सिंपल था, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल जरा भी नहीं है। सिंपल फार्मूलाज है, इसके अंदर कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, सिंपल वैल्यूज आपने पुट करके तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। 11.5 में टेम्परेचर और वर्क डन गिवन था जस्ट, उसकी मदद से आपने एफिशिएंसी फाइंड की, हीट इनपुट और हीट रिजेक्टेड, ये सारी कैलकुलेशन आपके पास सामने बोर्ड के ऊपर मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 11.4 और 11.5 अभी तक हमारी इस वीडियो में हो चुका है। फर्दर मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 11.6 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 11.6 में क्या बताया जा रहा है अब उसको हम देखते हैं। इलेवन पॉइंट सिक्स की स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूं। कहते हैं 11.6, इधर पहले देख लें। A reversible engine works between two temperatures whose difference is 100 Celsius degree if it absorbs 746 joule of heat from the source and reject 546 joule to the sink. Calculate the temperature of the source and the sink. ठीक है, सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर है आपने उसको कैलकुलेट करना है, यानी टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 स्टूडेंट्स आप इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि आपके पास रिवर्सिबल इंजन है, ठीक है, वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर, दो टेम्परेचर के दरमियान वो वर्क कर रहा है, उनका डिफरेंस बताया जा रहा है 100 सेल्सियस डिग्री, एब्जॉर्ब 740 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्ट 546 जूल टू द हीट। ठीक है, अब इसकी मदद से आपने क्या मालूम करना है, दोनों टेम्परेचर को सेपरेटली अलग अलग फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में क्या बताया जा रहा है, एक तो आपके पास है टेम्परेचर डिफरेंस, T1 माइनस T2 100 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस बताया जा रहा है, वो आपके पास आ रहा है 100 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करें केल्विन में के अंदर तो आप इसको लिख सकते हैं 100 केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100 केल्विन भी स्टूडेंट इसको लिखा जा सकता है। अभी जो
अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब ये भी आप फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जो दिया हुआ है स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल नंबर 11.6 के जो गिवन डाटा था उसके मतलब गिवन डाटा में हमें सबसे पहले बताया जा रहा था टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, जो टेम्परेचर डिफरेंस हमने वो लिख लिया। उसके बाद अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब कि जितनी हीट अब्जॉर्ब हुई वो भी हमें दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब is equal to Q1 is equal to 546 joule, 546 joule, sorry 746 joule Q1। फिर हीट आपके पास जो रिजेक्टेड हुई, ठीक है, हीट रिजेक्टेड कितनी हीट रिजेक्ट हुई वो आपके पास आ गया Q2, वो आपके पास है 546 जूल। ये तीन चीजें स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है इस न्यूमेरिकल के अंदर। एक तो टेम्परेचर डिफरेंस आपने मालूम करना है, दूसरा अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब जितनी हीट सॉरी ये गिवन है आपके पास, टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, फिर जितनी हीट अब्जॉर्ब हुई वो भी गिवन है, फिर उसके बाद जितनी हीट रिजेक्ट हुई टू द कूल बॉडी, ठीक है, कोल्ड बॉडी या सिंक हुई जितनी वो आपके पास दी हुई है। अब इनकी मदद से स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट करना है टेम्परेचर डिफरेंट जो टेम्परेचर थे T1 और T2, ठीक है। अब जब हम कैलकुलेशन की तरफ टू फाइंड आपके पास क्या आएगा इसके अंदर, टू फाइंड स्टूडेंट्स आएगा आपके पास कि आपने टेम्परेचर T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इक्वल टू T1, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 आप फाइंड करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है टेम्परेचर सिंक, ठीक है, सिंक टेम्परेचर जो था आप वो कैलकुलेट करेंगे। इस न्यूमेरिकल के अंदर दो टेम्परेचर आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स आपके पास T1 ये भी आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर सिंक T2 ये भी आप फाइंड करेंगे। फिर जब अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, तो बच्चों कैलकुलेशन में आपके पास आएगा ईटा की मदद से, जैसे हमने ये फार्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था कि इधर अगर हम बात करें तो जो T2 डिवाइडेड बाय T1 ये दोनों बराबर होते हैं Q2 ओवर Q1 के। तो हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला यही यूज करेंगे, ठीक है, ईटा का, सिर्फ T2 ओवर T1 की जगह क्या पुट कर देंगे Q2 ओवर Q1, ठीक है, Q2 ओवर Q1 हम पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमने ईटा का फार्मूला यूज करना है। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ये टर्म हमने चैप्टर के अंदर स्टडी की थी कि रेशियो ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हीट, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब आपके पास ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 था आपके पास 546 डिवाइडेड बाय 746, ठीक है, 546 और 746। अब अगर आप इनका एलसीएम लें स्टूडेंट्स तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा 746, इधर भी 746 माइनस 546, ये आपके पास आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद फिर जब ऊपर वाली टर्म्स को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 200 डिवाइडेड बाय 746, 200 डिवाइडेड बाय 746। फिर जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ईटा का जो आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है 0.268, 0.268, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसको कह दिया आप इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट आपने बात करनी है ईटा की, फिर से दोबारा ये फार्मूला अब लगाएंगे हम, क्योंकि टेम्परेचर हमने फाइंड करना है तो इसकी मदद से कोई सा एक टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि फिर दूसरे की मदद से हम दूसरा टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। अब ईटा का तो आंसर आपके पास आ गया ये वाला,
ठीक है, ये आपने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हीट। ठीक है, हीट की मदद से आपने ईटा निकाल लिया, यानी एफिशिएंसी आपने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट आपने फाइंड करना है टेम्परेचर। ठीक है, नाउ कहते हैं अगेन आपने ईटा का फार्मूला लगाना है, बट नाउ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। इस केस में हमने लगाया था हीट के मामले में, हीट के लिए, लेकिन अब दोबारा हम टेम्परेचर के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। अब ईटा आपके पास ही ईटा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, वो आ गई आपके पास 0.268 इज इक्वल टू T1, आप ले एलसीएम, T1 माइनस T2, ये आपके पास इस तरह आ गई 0.268। तो T1 माइनस T2 स्टूडेंट आपके पास गिवन है 100 केल्विन। T1 माइनस T2 आपके पास मौजूद था न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर ही, तो आपके पास आ गया 100 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है, अब T1 इधर, ये वाली टर्म इधर, T1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.268। ठीक है, इन दोनों टर्म को आपने इंटरचेंज करके डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आएगा T1 इज इक्वल टू 373.13 केल्विन। 373.13 केल्विन। अब अगर आप इसको केल्विन के बजाय कन्वर्ट कर दें, ठीक है स्टूडेंट, अब आपने जब केल्विन बनाना हो तो 273 प्लस करते हैं, केल्विन खत्म करना हो तो 273 आपने माइनस करना है। आपने सेल्सियस डिग्री में लेकर आना है, तो क्या करेंगे 373, ऑलमोस्ट ये 373 ही है, माइनस आप करेंगे 273, तो ये बन जाएगा सेल्सियस डिग्री। तो T1 इज इक्वल टू 100 सेल्सियस डिग्री। ये आपके पास एक और वैल्यू आ गई, जो वैल्यू थी T1 की, जो हमने कैलकुलेट करनी थी। एक ये ईटा की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, ईटा की वैल्यू की मदद से आपने T1 टेम्परेचर 1 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप इसको फर्दर मूव करें अपने दूसरे टेम्परेचर की तरफ, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आपने क्या करना है, टेम्परेचर T2 निकालना है। ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर T2 आप जब निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा। नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके पास एक कंडीशन गिवन थी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, T1 माइनस T2 वो बराबर था 100 केल्विन के इक्वल। ठीक है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस जो न्यूमेरिकल या स्टेटमेंट के अंदर जो उन्होंने बताया हुआ था वो था T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 केल्विन। अब T1 आपके पास स्टूडेंट आ गया 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 केल्विन। ठीक है, ये दोनों टेम्परेचर आपके पास आ गए। लेकिन यानी अगर हम इसको फिर केल्विन में की बजाय सेल्सियस डिग्री की बजाय केल्विन में ही पुट करेंगे, 373, चूंकि ये केल्विन में आ रहा है तो हम सारी वैल्यूज को फिर केल्विन में ही पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने याद रखेंगे बात। वैसे आंसर सेम आ रहा है, जिस तरह मर्जी आप पुट करें इसको। सपोज आपके पास सेल्सियस डिग्री में, चूंकि हम स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट में हमें यही बताया गया था, तो T1 भी आपके पास आया 100 सेल्सियस डिग्री माइनस T2 इज इक्वल टू 100 सेल्सियस डिग्री। अब T1 माइनस T2, ठीक है, आपके पास क्या आएगा, नहीं इसको हमने केल्विन में ही रखना पड़ेगा, सॉरी केल्विन में ही रखें इसको, फिर आंसर सेम नहीं आएगा। अब लेकर आए इसको, T1 था 3
73.13 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, ये आपके पास आ रहा था। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये वाली टर्म उधर और वो वाली टर्म इधर, ठीक है, दोनों टर्म एक तरफ इंटरचेंज हो जाएंगी। 373.13 माइनस 100 इज इक्वल टू T2। तो T2 आपके पास क्या आएगा, 373 में से 100 निकाले तो 273.13 या 13, तो 273 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 सेल्सियस डिग्री। तो T2 इज इक्वल टू 0 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा T2 का आंसर। फिर दूसरे तरीके से अगर निकालें तो वो भी आ सकता है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100। अब इधर सेल्सियस डिग्री पुट करें, ये इधर केल्विन में था। ठीक है, तो T1 था 100 सेल्सियस डिग्री माइनस T2 इज इक्वल टू 100 माइनस 100 इज इक्वल टू T2। तो ये आ जाएगा 0 सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू T2। तो ये दोनों आंसर आपके पास सेम आ गए। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 11.4, 5 एंड 6। तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।